हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स ऑल फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 में जितने चार सारे चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर में क्या क्या फार्मूला है उस सारे फार्मूलों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको समझना है, क्लियर करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कभी नहीं सीखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से नए क्लास को। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बहुत सारा फार्मूला पे लिखा हूँ, अभी इतना ही है लेकिन बहुत सारा फार्मूला बाकी है, जिसी वीडियो में बताऊंगा पर इसको बताकर, ठीक है। तो क्लास 12 फिजिक्स ऑल फार्मूला, क्योंकि क्लास 12 में लोग को बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है। तो उस सारे चैप्टर में क्या क्या फार्मूले हम लोग को आते हैं उन सारे फार्मूलों को इसी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आप इससे बेस न्यूमेरिकल रहेगा उसको हल कर लीजिएगा, एग्जाम में जो भी सवाल है तो उसको भी हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको क्या है, क्या इसका माजरा है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला मैं फार्मूला लिया हूं दोस्तों, वो सबसे पहला चैप्टर से लिया हूं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है? कूलॉम नियम। तो कूलॉम नियम भाई किसमें क्या फार्मूला बनता है? अब कूलॉम नियम से बहुत सारे आपको न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। तो कूलॉम नियम से तो तुम लोग क्या करते हैं ना, दो आवेशों के बीच बल को निकालते हैं। तो कूलॉम नियम से हम लोग बल की फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, कि दो आवेश के बीच कितना, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, उसी को निकालेंगे इसमें। तो इसका फार्मूला क्या आता है दोस्तों? देखिए इसका फार्मूला क्या आता है। फार्मूला से तो होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये दोस्तों क्या है? कूलॉम नियम का फार्मूला है। क्या ये फार्मूला हो गया? F बराबर, F यानी कि फोर्स, फोर्स कितना दो आवेशों के बीच लगता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। अब यहाँ बच्चे को सोच रहे होंगे कि भाई ये 4πε0 क्या है? तो आप 4π का तो मान जानते हो, पाई का मान 3.1 होता है, 4 का मान जानते हैं। लेकिन इसको जो है ई जीरो लगाया तो इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं? इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और इसका मान पता है क्या होता है? इसका दोस्तों जो मान होता है इप्सिलॉन नॉट का, वो तो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ रहा है? इस सारे नोट का मान कितना था? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है। अब इसका मान यहाँ पे दे दीजिएगा, 4 है, पाई का मान दे दीजिएगा और 2 अब इसका मान दे दीजिएगा, दूरी दे दीजिएगा, तो आपको वहां पे फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कूलॉम का नियम। इसे तो तुम्हें एक फॉर्मूला लिया विद्युत फ्लक्स का, जो कि आपको इसी चिप में पढ़ना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, तो पता रहेगा तो ना बनाइएगा। तो विद्युत फ्लक्स तो क्या होता है ना, आवेश, और जो इप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट को माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। तो इसी का रेशियो होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? Q/इप्सिलॉन नॉट। आवेश और इप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, उसी का दोस्तों अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। 5 बराबर Q/इप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा? दूसरा दोस्तों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए तो हम लोग जानते हैं, देखो एक तो विद्युत क्षेत्र समझते हैं ना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र तो होता है ना, वो दोस्तों होता है E बराबर F/C होता है, ठीक है। फोर्स और चार्ज के रेशियो को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताइए। तो इसका मतलब फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको दो तरह का विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। पहला आपको अक्षीय स्थिति में और दूसरा आपका विषुवत या निरक्षीय स्थिति में। तो पहला देखिए क्या, देखिए दो फॉर्मूला आएगा। पहला अक्षीय, अक्षीय में दे देता हूं, अक्षीय, अक्षीय में तो E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 2p/r के क्यू होता है। क्या होता है? इतना होता है। समझ में? ये अच्छी स्थिति का फॉर्मूला हो गया। और इसे दोस्तों एक और फॉर्मूला बनता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय यानी कि लंबवत यानी विषुवतीय स्थिति में क्या होता है? E बराबर विद्युत क्षेत्र निकालेगा फॉर्मूला। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ना आपको अच्छी निरक्षीय से फॉर्मूला बहुत सारे आए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल, तो आपको पता रहेगा तब ना कि अच्छी स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा, निरक्षीय स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा, फॉर्मूला पता रहेगा तब ना। इसे याद रखिएगा। तो निरक्षीय का फॉर्मूला क्या दोस्तों? ये भी जस्ट वैसा ही रहेगा, 1/4πε0। यहाँ तो 2p ना होगा, तो सिर्फ माइनस में p होता है और बटा में r का q होता है। आपको बच्चे सोच रहा हो कि p यहाँ पे क्या है भाई, तो दोस्तों यहाँ पे p पता क्या? p दोस्तों यहाँ पे द्विध्रुव का गुण है। p क्या है? द्विध्रुव। इसका मान होता है 2ql होता है।
क्या होता है 2QL। पी क्या है, पी को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि आपने प्रश्न में पूछा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो क्यू क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका मान क्या होता है 2QL, 2 मतलब क्यू मतलब आवेश, एल मतलब लंबाई, बीच की दूरी, तो ये होता है पी का मान होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया विद्युत द्विध्रुव के कारण। तीसरा दोस्तों रैखिक आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम सवाल आया है इंटर 12th में बोर्ड में। रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब नाम से याद होगा, रैखिक मतलब क्या होता है, लंबाई, आवेश घनत्व, ठीक है, तो बटा में क्या होगा उसका ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व का मतलब हो गया क्या होगा आपका, जो ऊपर आवेश रहेगा बटा में लंबाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि रैखिक मतलब लंबाई होता है, और पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आवेश बटा क्षेत्रफल। आयतन आवेश घनत्व, तो ऊपर आवेश नीचे आयतन हो जाएगा, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं तीनों को। ठीक है, एग्जाम में सवाल इससे आए हैं, बहुत बार देखा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए रैखिक आवेश का फॉर्मूला क्या बनेगा, आवेश ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, यानी कि Q/L इसको बोल सकते हैं, फॉर्मूला इसका हो जाएगा। चौथा क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, सॉरी क्या रहेगा, ऐसा नहीं होगा, क्षेत्रफल आपका नीचे रहेगा ना, ऊपर तो आवेश तीनों में सेम ही रहेगा, आवेश बटा में क्षेत्रफल, तो आवेश के लिए Q है, क्षेत्रफल के लिए A कर देंगे, तो Q/A किसका फॉर्मूला हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व का, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आवेश हो जाएगा और नीचे आपका आयतन हो जाएगा, तो आयतन आवेश घनत्व, इसका Q/V हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया तीसरे पांचवा का। ठीक है, अगला छठा, बिंदु आवेश के कारण विभव। आपको दोस्तों निकालना है बिंदु आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न होता है। कोई एक मान लीजिए पॉइंट किसी मीडियम में रखा गया, तो उस पॉइंट के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो आपको बनाना है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव दोस्तों निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q/R Q, क्या आ जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई क्या आ जाएगा आपका R हो जाएगा, सिर्फ R होगा। तो ये बिंदु आवेश के कारण होता है वही, लेकिन दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव उत्पन्न होता है दोस्तों, वो होता है पता क्या, 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटा में R का Q होता है। ठीक है, P cos थीटा बटा R का Q होता है। ठीक है, और उसी पास तो अच्छी स्थिति में देखा जाए तो ये होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट P बटा R का Q, क्योंकि अच्छे में cos 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए P बटा R की बात आता है। वही निरक्षी मतलब लंबवत, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरा मिलकर क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये आपका विभव दो तरह से निकलता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण है, और इसी बिंदु आवेश के कारण है। ठीक है, अगला तो है 19वां है, अभी बताता हूँ बाद में। 8वां यहाँ आएंगे, तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध आपको बताना है। आपको दोस्तों देखिए एग्जाम में बहुत सवाल आया था कि निम्न कौन विद्युत क्षेत्र तथा विभव संबंध सही है। ये आपको बोल देगा विद्युत क्षेत्र देगा, विभव निकालने के लिए दे देगा, विभव दे देगा और विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दे देगा, तो निकलेगा कब, ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो रिलेशन याद रहेगा। तो फॉर्मूला तो क्या आता है ना, इसका तो फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस dV बटे dr। क्या होता है, E बराबर माइनस में dV बटे dr जो है ना, उसी का तो क्या है, रिलेशन है। E आपका विद्युत क्षेत्र है, अब V आपका क्या दोस्तों विभव होता है, जो dV मतलब क्या, डिफरेंशिएशन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में। ठीक है, R क्या होगा, दूरी होगा ना, दूरी होगा ना, R मतलब दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। 9वां दोस्तों हमारा है परावैद्युतांक, जो केस इसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है K बराबर इप्सिलॉन नॉट बटा इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फॉर्मूला, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन आपको कोई माध्यम का पदार्थ दे देगा, और इप्सिलॉन नॉट मान जानते हैं कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलम उसका मीटर स्क्वायर, तो आपसे परावैद्युतांक निकल जाएगा। जैसे मान ले दे देगा किसी माध्यम का, हवा का एक होता है ना, हवा का परावैद्युतांक एक होता है, तो कोई माध्यम दे देगा, शीशा का दे देगा, तो बोले आपको सब परावैद्युतांक निकालो, तो शीशा का ऊपर कर देंगे और नीचे ये वाला कर देंगे, ये वैल्यू देंगे, तो हमारा आ जाएगा शीशा का परावैद्युतांक आ जाएगा। 10वां दोस्तों फॉर्मूला हमारा है संधारित्र की धारिता। हम सब जानते हैं कि हमारे घर में फैन वगैरह में कंडेंसर लगे होते हैं, तो संधारित्र जो होता है कंडेंसर, उसका धारिता क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है, धारिता का फॉर्मूला तो होता है पता क्या, याद रखिएगा,
क्यू बाई भी होता है। क्या होता है? क्यू बाई भी होता है। क्यू क्या है? आवेश है। भी क्या है? विभव है। तो आवेश और विभव के अनुपात को ही धारिता कहते हैं। किसका धारिता? संधारित्र की धारिता, याद रखिए। अगला फॉर्मूला 11 नंबर, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। देखिए तो संधारित्र भी दो तरह का होता है, एक समानांतर होता है और एक गोलिका होता है। ठीक है, तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सी बराबर, सी मतलब धारिता, सी बराबर क्यू इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होता है। क्या होता है? सी बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होता है। ठीक है, क्या होता है? सी बराबर क्यू इंटू क्या हो जाएगा? ई क्यू हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ है ना, तो सी बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। इप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है और ए का मान आप समझ सकते हो, दो समानांतर पट्टिका के बीच क्षेत्रफल होगा, कितना क्षेत्रफल है पट्टिका का, और डी इसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अगला 12 नंबर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए ये तो धारिता निकालिए कि कितना उसमें है, कैपेसिटी में है, लेकिन उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका तो फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला, इसका तीन फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 क्यू इंटू भी, ये होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर, सॉरी 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 CV स्क्वायर होता है और एक 1/2 इंटू क्यू इंटू भी होता है। ठीक है, क्या होता है? क्यू इंटू भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, तो क्यू इंटू भी होता है, 1/2 CV स्क्वायर होता है। इसका किसका फॉर्मूला है? संधारित्र में संचित ऊर्जा का हो गया। अगला 13 नंबर, संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में। देखिए गाइस, हम लोग जिस प्रकार से ना प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ते हैं, एक श्रेणी में एक समानांतर में, उसी प्रकार से हम लोग संधारित्र को भी दो तरह से जोड़ते हैं, एक श्रेणी में और एक समानांतर में। तो श्रेणी में प्रतिरोध क्या होता था? जुड़ते रहता है डायरेक्ट, श्रेणी मतलब सीधा सीधा जोड़ देना, 1 2 3 4 5 प्लस प्लस करके। लेकिन संधारित्र में उल्टा होता है, श्रेणी का उल्टा होता है। तो इसमें पता क्या होगा? सी जो सी हो जुटेगा 1/CN, 1/C जगह सी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/CN। देख रहे हैं कैसे जुट रहा है? श्रेणी में उल्टा जुट रहा है, 1/C1 1/C2 1 से ऐसे जुट रहा है। लेकिन वही समानांतर में पूछा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्टली जुट जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN। तो इस तरह से एग्जाम में बहुत सारा न्यूमेरिकल आया है संधारित्र को श्रेणी या समानांतर के बेस पे। तो अब इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को, तो बना दीजिएगा। जैसे प्रतिरोध का उल्टा रहेगा, प्रतिरोध में डायरेक्टली जोड़ते थे श्रेणी में, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके जुटेगा, और प्रतिरोध का समानांतर में उल्टा करके जोड़ते थे, लेकिन संधारित्र को डायरेक्टली जोड़ेंगे, सीधा जोड़ेंगे। 14 नंबर तो हमारा है अपवहन वेग। इसको बोलते हैं हम लोग VD बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला मुझे शायद याद है, इसका होता है E कैपिटल E टाउ बाई M होता है, याद रखिएगा। अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल e इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई एम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का दर है। और ये आपका ई क्या? विद्युत क्षेत्र। टाउ क्या? टाउ दोस्तों आपका इसको बोला जाता है टाइम पीरियड बोलते हैं, शांति काल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका द्रव्यमान है, ठीक है। 15 दोस्तों हमारा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, रो टी बराबर रो इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। जहां दोस्तों ये अल्फा है ना, ये अल्फा ना, रोटी क्या? टी ताप, टी टेम्परेचर प्रतिरोधकता, और रो क्या है आपका प्रतिरोधकता हो गया, और आपका 1 क्या है? कांस्टेंट है। अल्फा, जो अल्फा को तो मैं लिखा हूं, इसी अल्फा को हम लोग ताप गुणांक करते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक करते हैं, ठीक है। और रोटी की पता क्या? रोटी है टी तापे प्रतिरोधकता। 16 नंबर फॉर्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि हर बार एग्जाम में सॉल्यूशन आते रहता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करते हैं ना, हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। मान लीजिए कोई सर्किट दे देता है, वहां पे 2-3 प्रतिरोध दे देगा, एक नहीं देगा, तो वहां पे निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, ठीक है। इसको भी याद ऐसे कर सकते हैं। इसका मैं सर्किट यहाँ पे डायग्राम कर सकता हूँ। देखिए मैं सर्किट डायग्राम यहाँ पे ऐसे करता हूँ, आप देखे होंगे शायद, मुझे याद होगा, मैं ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज का वीडियो भी डाला था। 4 प्रतिरोध इसमें रहते हैं, ऐसा आता है, ठीक है। आपका स्क्वायर देखा ना, स्क्वायर का 4 भुजा रहेगा आपका, R1 R2 R3 R4। तो R1 बटा R2 R2 बटा R3,
उसको कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। दोनों को रेशियो कर दीजिएगा ऊपर वाला को, ठीक है, या नीचे वाला को भी कर सकते हैं, R1/R4 करके कर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अगला दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर RS की ओर। RS का मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली जुड़ जाएगा, सीरीज में जुड़ता है, सीरीज में क्या होता है डायरेक्टली जुड़ जाता है, होता ना। तो R1 + R2 + R3 डॉट 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 Rn हो जाएगा। उसी पर 18वां नंबर है RP। RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, 1 बटा होकर के जुड़ता है ना, तो क्या कर देंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट 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 1/Rn। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोधों का समूहन हो गया। तो नेक्स्ट नंबर पावर। देखिए तो आपको जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा ना चैप्टर क्लास 12 का, तो आपको पावर निकालने के लिए भी देता है कि कितना सर्किट में पावर कंज्यूम हो रहा है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है, दो तरह से होता है, एक VI होता है, ठीक है, P बराबर है ना, P बराबर VI होता है, और क्या पढ़े फॉर्मूला VI हो गया, और आपका क्या होता है, एक और होता है V²/R होता है, एक I² होता है। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो 3 तरह से पावर का फॉर्मूला हो गया। तो ये 19 फॉर्मूला को पहले आप नोट करिएगा दोस्तों, तभी मैं आगे का जो फॉर्मूला, आगे का जो चैप्टर है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपका AC करंट है, तो सबका बताऊंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, करिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या फॉर्मूले हमारे को है, ठीक है, क्लास 12 का। देखिए 20वां नंबर फॉर्मूला क्या है, लॉरेंज बल, जो कि हम लोग फ्रेंड्स आ गए चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में आ गए हैं, ठीक है। तो लॉरेंज बल आप सब जानते होंगे कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई जब चार्ज मूव करता है तो जो फोर्स लगता है लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है F बराबर, इसको भी से याद रखिएगा, F बराबर Q E + Q V P होता है। क्या होता है, Q क्या चार्ज है, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस में Q फिर V क्या है वेलोसिटी है, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों का ना ये सम होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का सम होता है। विद्युत क्षेत्र में देखिए फोर्स ये लगा, और चुंबकीय क्षेत्र में फोर्स ये लगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में फोर्स यही नहीं लगता, F बराबर QE, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या लगता है QVB। तो दोनों फोर्सों को जोड़ देता है ना, तो लॉरेंज फोर्स आ जाता है, लॉरेंज बल आ जाता है। इसी के सिलसिले में लॉरेंज बल से ही मिलता जुलता एक और बल लगता है, जब मान लीजिए कोई लंबाई वाला तार हो, 5 मीटर 6 मीटर लंबा तार हो, उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें कितना बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, वो भी एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, सीरीज टाइप के, तो पता रहता बनाएगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए जानिए इसको। तो एक बार फॉर्मूला देखो होता है BIL। बी क्या चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है करंट, L क्या लंबाई है, कितना था, मान लीजिए मार्कर ही मेरा ले लीजिए, मार्कर में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है, अब मान लीजिए 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो फोर्स कितना लगेगा, गुना कर दीजिए आप सबको, ठीक है, लंबाई को, करंट को, चुंबकीय क्षेत्र को, तो आ जाएगा। 21वां नंबर फॉर्मूला हमारा है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। साइक्लोट्रॉन का आवृत्ति क्या होता है, F बराबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, इसका फॉर्मूला QV/2πm होता है। क्या होता है QV/2πm, Q × V/2πm, ठीक है। QV/2πm साइक्लोट्रॉन कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, किसी भी कण या आयन को त्वरित करता है, तो उसमें उपयोग करते हैं। तो उसमें जो साइक्लोट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है QV/2πm होता है। उसी के सिलसिले में एक बेग का फॉर्मूला, बेग यानी कि V बराबर, तो देखिए बेग के सब फॉर्मूला सब जानते हैं, बेग जानते हैं विस्थापन बटा समय, बट यहाँ पे विस्थापन बटा समय नहीं होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, 12th में आगे बढ़ रहे हैं, तो 12th में पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में आ गए। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में वेलोसिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है विद्युत क्षेत्र बटा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है E/V। E क्या है विद्युत क्षेत्र, B क्या चुंबकीय क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को ना प्रकाश की चाल कहते हैं, जो कि वेग के बराबर होता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा है, मैं जब एग्जाम दिया था 12th का, तो मुझे पूछा गया था कि बोला था इससे प्रकाश का चाल मैंने किसके बराबर होगा, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो जो होता है ना इसके बराबर होता है। अगला 23वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ सब लोग पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े हो तो याद कर लीजिए, मैं वीडियो डाल दे मेरे चैनल पे, 5 मार्क के सवाल आते ही एग्जाम में बायो-सावर्ट लॉ से, ठीक है। मैं उसको प्रूव भी किया हूँ, तो वीडियो देख सकते हैं। तो बायो-सावर्ट नियम का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बराबर, डीवी क्या, देखिए हम सब जानते थे, बहुत से लोग बोले थे कि एक तार है उससे करंट फ्लो करिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बट बायो-सावर्ट लॉ क्या था ना, वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड बता देता था
कितना उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या, dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन थीटा और बटा में आर स्क्वायर। ये है आपका बायो से बटला। क्या है बायो से बटला, dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, बायो सा बटला होता है। जहां पे मैं सबको बताता हूँ म्यू नॉट क्या है, माध्यम का चुंबकीय चुंबकशीलता है, ठीक है, माध्यम जिसे हमने पढ़े ना, नहीं पढ़े, म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान दोस्तों मैं बताता हूँ क्या। तो देखिए म्यू नॉट बटा जो 4 पाई का दोस्तों मान होगा ना, वो होता है दोस्तों 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है म्यू नॉट बटा 4 पाई का जो मान देखा है तो 10⁻⁷ टेस्ला होता है, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट बड़ा फॉर्मूला होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट का मान हो गया। म्यू नॉट क्या, जिसे हमने माध्यम का परावर्तनांक देखे थे ना, माध्यम का परावर्तन विद्युतशीलता, उसी माध्यम का चुंबकशीलता को डिनोट करता है, ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता। अगला जो तुम लोग है फॉर्मूला देखते हैं क्या है कि 24वां नंबर, दो समानांतर तारों के बीच लगे बल। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा मार्कर दो है ना, ये दोनों मार्कर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों में कुछ करेंट फ्लो कर रहा हूँ, दोनों का लंबाई सेम है, दोनों में डिस्टेंस भी कुछ अलग है, तो इसमें क्या बल रहेगा, दोनों के बीच में क्या बल रहेगा एक दूसरे के कारण, वो पूछ रहा है आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला पता क्या दोस्तों, एफ बराबर, इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, एफ बराबर ऐसे होता है, एफ बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई आई ए इंटू आई बी इंटू डी बटा में क्या होता है, नहीं यहाँ एल मान लीजिए, एल हो जाएगा लंबाई, और डी मतलब डिस्टेंस सही रहेगा, अच्छा रहेगा। समझे बात को, क्या कर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई ए इंटू आई बी बटा ए डी। देखिए एल इंटू डी, देखिए ए बी क्या, बी पता क्या, मान लीजिए मेरा मार्कर जो है इसमें, मान लीजिए ये बी मार्कर है, ये मार्कर है, तो बी मार्कर में आई करंट जा रहा है तो आई भी हो गया, ए मार्कर में आई करंट जा तो आई हो गया, और एल दोनों का लंबाई हो गया, और डी बीच में डिस्टेंस हो गया, खत्म खींचा, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 25वां नंबर हम दोस्तों, वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला होता है, देखिए कोई मान लीजिए वृत्ताकार कुंडली ले लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, कुंडली है और उसे केंद्र पे बोल रहा है, बी केंद्र चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है, तो चुंबकीय क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 आर होता है। आर क्या है, त्रिज्या होगा वृत्ताकार कुंडली का, ठीक है, या जो डिस्टेंस होगा बिंदु का वहां का डिस्टेंस होगा, तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 आर होता है, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 आर होता है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का चुंबकीय क्षेत्र। अगला 26वां नंबर, एम्पियर के परिपथीय नियम, ठीक है, तो एम्पियर साहब जो नियम देते हैं वो बोल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल मतलब बंद लूप के लिए होता है क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है, क्या है, क्लोज इंटरवल क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है, बी इंटू डी एल बटा बराबर म्यू नॉट इंटू आई होता है। बी चुंबकीय क्षेत्र, डी एल क्या अल्पांश होगा, लंबाई होगा किसी चालक तार का, और म्यू नॉट क्या है जानते ही होंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, और आई क्या है आपका करेंट है, कितना फ्लो हो रहा है करंट उसमें। 27वां फॉर्मूला क्या हमारा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर, उसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना उसमें लपेटा गया है फेरा, वो एन हो गया। आई क्या है करेंट, कितना करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक फेरे प्रत्येक अंक फेरे से, और म्यू नॉट का मान जानते ही होंगे। अगला 28वां नंबर, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा। देखिए चुंबकीय स्थिति यू जो होता है ना, वो होता है बी स्क्वायर बट 2 म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का, नहीं सॉरी यहाँ पे यू जगह ना ऐसा होगा, ये माइनस में एम बी कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा क्या होता है, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में एम बी कॉस थीटा होता है, जहाँ कॉस थीटा आपको क्या है माइनस एम और बी के बीच का एंगल है, थीटा क्या है एंगल है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच, ठीक है, थीटा एंगल है, वही आपका फॉर्मूला है चुंबकीय स्थिति ऊर्जा। अगला तो मैं फॉर्मूला बताऊं 19वां नंबर, बी अक्षीय का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अच्छी स्थिति में, इसी प्रकार से मैं पहले विद्युत क्षेत्र निकाला था अच्छी स्थिति में, उसी प्रकार से ये अच्छी स्थिति में क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई सारे नॉट 2m बटा आर का क्यूब,
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब बी क्या आपका बी में नंबर क्या है, निरक्षीय स्थिति में है, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस में 1/4πε0 इंटू एम बाई आर का क्यू हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर ई ई ई देखिए ई का मतलब तो होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसी को मतलब ईएमएफ भी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, बहुत एग्जाम्स वाले आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, इसका फॉर्मूला तो पता क्या होता है, ई बराबर माइनस में एन इंटू डी फाई वी बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को ही कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर dt मतलब दर होता है, और डी फाई मतलब रेट चेंज होना, और माइनस एन क्या आपको कुंडली है, कितना फेरा उसमें है कुंडली में। आप फ्राइडे का ना लॉ पढ़ोगे, फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग ही निकलता है ईएमएफ। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर ई बराबर, देखिए ई बराबर यहाँ दो ई लिया हूँ, तो एक ई दोस्तों का फॉर्मूला यहाँ होता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी, और एक ई बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में एम 1/2 डी आई टू बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे तो जो एल है उसको तो हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण, उसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, और यहाँ जो एम है ना उसको हम लोग बोलते हैं पारस्परिक प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको म्यूचुअल इंडक्शन, इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला कि किसी चालक तार में इतना विद्युत वाहक बल है और इतना करंट फ्लो इतना समय के लिए हो रहा है, तो उसमें स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, तो इसका अनुसार निकाल सकते हैं आप लोग। अगला 32 नंबर भी बराबर, देखिए भी बराबर फॉर्मूला यहाँ होता है वी एम साइन ओमेगा टी। देखिएगा हम लोग सारे चैप्टर में आगे धीरे धीरे करके, भी का फॉर्मूला क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला होता है आई एम साइन ओमेगा टी। आप बोलेगे आई भाई क्या है, तो दोस्तों आई पता क्या दोस्तों, ये एक इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंट आपका पोटेंशियल है। और वी एम क्या दोस्तों, एम यहाँ पे क्या होगा ना, एम क्या बोल सकते हैं, एम आपका बोल सकते हैं, मान लीजिए किसी जैसे आप ग्राफ बनाते होंगे साइनसोडियल ग्राफ, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे सबसे पीक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी होगा कुछ, ठीक है, और एक भी होगा, तो उसी से वी एम होता है। ठीक है, आपको दे देगा वी एम का मान दे देगा मैक्सिमम, इसको बोल सकते हैं तो बोलते हैं पीक। ठीक है, पीक वैल्यू जो होता है ना, वेलोसिटी नहीं सॉरी पोटेंशियल का, तो पीक वैल्यू ही वी एम होता है। ठीक है, साइन जानते हैं, साइन का ओमेगा दोस्तों क्या है ना, ओमेगा दोस्तों आपका क्या है, आपका कला है, कला इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फेज बोलते हैं, फेज। ठीक है, तो आपका मान दे देगा, इतना कला दे देगा 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे कर दे देगा। टी आपका समय है, आई वाला फॉर्मूला वही होता है जस्ट लाइक आई एम साइन ओमेगा टी, ई वाला फॉर्मूला होता है वही ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंस्टेनियस ही होता है, इंस्टेनियस ईएमएफ, इंस्टेनियस पोटेंशियल, इंस्टेनियस करंट। ठीक है, यही होता है। ये तो हो गया हमारा। आगे तो तीसरा फॉर्मूला भी आर एम एस। भी आर एम एस का मतलब होता है वर्ग में, इसका फॉर्मूला होता है वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान होता है। ठीक है, तो ये होता है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका तो फॉर्मूला होता है बी एम बाई रूट टू। बी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, बी एम बाई रूट टू। जो बी एम का जो वैल्यू होगा आपको दे देगा, अब जैसे आपको दे देगा सबसे मैं बोलेगा पीक वैल्यू आपको 10 वोल्ट है, तो इसका आरएमएस क्या होगा, तो 10 बाई रूट टू कर दीजिएगा। उसी से आई आर एम एस है तो आई एम बाई रूट टू हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, पी तो फॉर्मूला वो नहीं होता, यहाँ पी का तो नया फॉर्मूला होता है बी आई कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा क्या होता है, बी आई कॉस थीटा होता है। थीटा क्या दोस्तों, आपका बी और आई के बीच का फेज एंगल है, कितना एंगल बीच में बन रहा है डिग्री, वो हो गया। आई एवरेज का मान पूछा है तो 2 आई एम बाई पाई। दोस्तों आप जब आगे चैप्टर पढ़िएगा एसी करंट वगैरह डीसी में, तो वहां पे आपको ना ये सारा फॉर्मूला मिलेगा। जब पता नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले से पढ़ लीजिएगा, जान जाइएगा तो आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगला 34वां नंबर प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। धारतीय प्रतिघात है एक्सिस है, तो 1 बाई ये होता है ओमेगा सी। एल पता तो यहाँ एल, तो एल को हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, एल को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्टिव बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एल का मान 10 हेनरी, 20 हेनरी, 50 हेनरी, हेनरी में देगा, हेनरी होता है प्रेरण का मात्रक होता है, तो एल का हमारा प्रेरण होगा। ठीक है, 10 हेनरी में जो रहता है। और सी जानते हैं सी धारिता होता है। ठीक है, तो सी धारिता हो जाएगा। तो धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई ओमेगा सी, और प्रेरणिक प्रतिघात का ओमेगा एल। अगला 35 में कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर,
उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है 1/2π√LC। तो आपको एग्जाम में दे देगा फॉर्मूला, बोला कौन सही है कौन आवृत्ति का, तो ये सही है। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल दे देगा इस पे। एफ का पूछेगा फॉर्मूला, तो एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए। एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 1/√LC। नहीं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf होता है ना, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा आपका, ओमेगा का मान हो जाएगा 1/√LC और एफ का मान हो जाएगा 1/2π√LC हो जाएगा। 36वां नंबर है RLC परिपथ का प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को बोलते हैं इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस निकालने के लिए आपको दे देगा फॉर्मूला, तो याद कर लीजिए, जेड होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड का फॉर्मूला √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यह होता है प्रतिबाधा निकालने का। कौन सा सर्किट RLC सर्किट, जिसमें रेसिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो। अगला ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का 2-3 फॉर्मूला याद कर लीजिए अभी से। क्या होता है, मान लीजिए तो प्राइमरी में आप प्राइमरी का वोल्टेज V है और सेकेंडरी का VSC है। तो दोस्तों मान लीजिए प्राइमरी में आपका कॉइल NP है और इसमें NS है, तो दोस्तों यहाँ जो करंट आएगा दोस्तों वो अपोजिट आता है, IS/IP हो जाता है। इसका मतलब समझे कि प्राइमरी, मान लीजिए प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज VP है ना, तो वहां से जो करंट फ्लो होगा ना वो उल्टा होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मान लीजिए आपका प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दे देगा, फिर सेकेंडरी का वोल्टेज दे देगा, और आपका प्राइमरी में कितना कॉइल ये दे देगा, तो बोलेगा कि सेकेंडरी में कॉइल कितना है। तो आप ये दोनों फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, आपको ये इसका मान दोनों का दे देगा, तो ये दोनों यूज कर करंट निकाल लीजिएगा। तो आपसे ये ट्रांसफार्मर से सवाल अक्सर आते हैं, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली गाइज इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यही था ताकि बच्चों एक साथ उनको फॉर्मूला प्रोवाइड हो जाए, ताकि उनको बनाने में परेशानी ना हो आगे चल के। न्यूमेरिकल वगैरह आज चुके इसी चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज तक वैसे ही आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लगा, कुछ तो सीखे होंगे, क्योंकि हेल्पफुल था, आपको हमेशा काम करेगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन आ दें, ताकि जितने इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो होंगे आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।